नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। हमारी आज की खास पेशकश है शराब का बहाना, मिशन 2018 पर है निशाना। छत्तीसगढ़ में अचानक शराब चर्चा के केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईवे से शराब दुकानें हटाने को लेकर जो चर्चा शुरू हुई थी, वो अब सरकार के शराब खुद बेचने के फैसले के साथ में एक नया मोड़ ले चुकी है। स्टेट कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब से सरकार खुद शराब बेचेगी। एक बारगी इस फैसले ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया और पहली नजर में ऐसा लग भी रहा है जैसे शराब लगातार सरकार शराब का फेवर कर रही है, लेकिन सियासी पंडितों का आकलन कुछ और है। उनका यह मामला है, उनको लगता है कि यह मामला वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, बल्कि हो सकता है कि इसके जरिए सरकार शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ रही हो। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनाव में यह सरकार का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इस बार 1 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के तमाम शराब कारोबारियों को बड़ी शिद्दत से महसूस होगा जैसे सरकार ने उन्हें अप्रैल फूल बना दिया। वजह है, नए सीजन में ये बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। रमन सरकार ने नया निगम गठित कर उसके जरिए शराब बेचने का फैसला किया है। मतलब ये कि नए राज्य में पहली बार न कोई नीलामी होगी, न शराब ठेकों को लेकर कोई तनातनी दिखेगी। रमन कैबिनेट के फैसले के तहत इस साल न शराब दुकानों की संख्या बढ़ेगी और न ही बेहिसाब खरीदी की छूट मिलेगी। जी हाँ, सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि एक बार में एक शख्स 4 बोतल ही खरीद सकेगा। आबकारी नीति में अभी तक सरकार नीलामी करती रही है, लेकिन अब निर्णय किया है कि अब नीलामी की प्रक्रिया नहीं होगी। पूर्णतः रिटेल जो शराब है, लीकर है, उसका विक्रय जो नया कॉरपोरेशन जो पिछले कैबिनेट में बना था उसको दिया गया है। जिन राज्यों में सरकारी नियंत्रण में शराब बिक रही है, वहां ये देखने में आया है कि शराब की बिक्री में कमी आई है और अवैध शराब बेचने वालों पर नकेल लगी है। दरअसल जब निजी कारोबारी दुकान चलाते हैं तो वो ऊंची दर पर मिले ठेके की भरपाई और ज्यादा मुनाफे के लालच में कोचियों के जरिए गांव-गांव में शराब पहुंचा देते हैं। इस नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि निजी कारोबारियों के हाथों से शराब को मुक्त करना सरकार की चुनावी रणनीति का हिस्सा तो नहीं। इस वक्त शराबबंदी से बड़ा कोई मुद्दा यहाँ है भी नहीं, क्योंकि गांव-गांव में शराब के खिलाफ माहौल बन रहा है। तो क्या इसलिए सरकार ने निजी ठेकों को टाटा कहना तय किया है? क्या वो शराबबंदी से पहले सारे ठेकों पर पूर्ण नियंत्रण करना चाहती है, ताकि चुनाव के समय जब शराबबंदी लागू हो तो कोई समस्या न आए? देखा जाए तो ये दूर की कौड़ी नहीं है, क्योंकि शराबबंदी को लेकर पार्टी संगठन भी लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। चुनाव करीब आते ही बीजेपी के कई नेता शराब के खिलाफ बोलते सुनाई पड़ रहे हैं। तो क्या पार्टी की रणनीति यही है कि सरकार पहले शराब पर नियंत्रण करे, फिर संगठन इसे बंद करने के लिए जोर शोर से मांग उठाए, इसके बाद शराबबंदी हो तो बीजेपी को इसका पूरा श्रेय मिल सके? शराबबंदी वाले राज्यों का अध्ययन भी बीजेपी गुपचुप तरीके से करा चुकी है और पाया है कि इसके नतीजे सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में गए हैं। बिहार और गुजरात के नतीजे इसके उदाहरण हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी संकेत दे चुके हैं कि सरकार इस दिशा में बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में सुधार की व्यवस्था हो, शराबबंदी, इस दृष्टि से भी हम अलग अलग स्टेप में शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और तेजी के साथ हमारा प्रयास जारी रहेगा। देखिए, शराबबंदी को लेकर के निश्चित रूप से लोगों के मन में एक बात आ रही है कि शराब से लोग परेशान हैं, कोचियों से लोग परेशान हैं और उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। ऐसा लोगों का भी एक झुकाव मुझे दिख रहा है। देखो, शराब तो बुरी चीज है और हर कोई चाहेगा कि शराबबंदी हो। शराब से कितना आय होता है, कितना नुकसान होगा, इसकी चिंता न करते हुए हम आने वाली पीढ़ी की भविष्य को देखते हुए शराब जितना कम हो सकता है बंद कर सकते हैं, सरकार को कदम उठाना चाहिए। हर चुनाव में बीजेपी की नैया किसी न किसी बड़े मुद्दे ने पार लगाई है। 2008 के चुनाव में सस्ता चावल और 6वां वेतनमान की मंजूरी और किसानों को मुफ्त बिजली देने के फैसले ने वोट दिलाए थे।
2013 में 0% इंटरेस्ट पर एग्री लोन और समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए निर्णय ने वोटर्स को रिझाया। अब 2013 के चुनाव में सरकार 7वां वेतनमान किसानों को धान का बोनस देकर लोगों को खुश कर सकती है और शराबबंदी कर वो खासकर महिला वर्ग का दिल जीत सकती है। इस एंगल से रमन सरकार के फैसले को देखें तो लगता है 2018 के चुनाव में शराबबंदी रमन सरकार का सबसे बड़ा कार्ड हो सकती है। संजय शर्मा, IBC 24, रायपुर। जी हाँ, इस पूरी रिपोर्ट के जरिए दरअसल आपको हमने राजनीतिक मायने समझाने की कोशिश की कि जिस तरफ ये फैसला जा रहा है उसके राजनीतिक रूप से क्या मायने हो सकते हैं। क्या सरकार शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ रही है? जाहिर तौर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी की मांग अलग अलग स्तर पर लगातार होती रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। ऐतिहासिक फैसला यह था कि तमाम हाईवेज से सरकारी दुकान जो शराब दुकानें हैं उनको वहां से शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद शिफ्ट करने के बाद ये कैबिनेट में सरकार ने फैसला लिया कि निगम बनाकर सरकार खुद दुकानों को चलाएगी। तो क्या इसके पीछे सरकार शराबबंदी की तैयारी कर रही है, और इसके पीछे क्या 2018 के विधानसभा चुनाव बीजेपी के दिमाग में है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ में मौजूद हैं विधायक विमल चोपड़ा जी, जो लगातार शराबबंदी को लेकर अलग अलग मोर्चों पर अपनी बात को मुखर करते रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने जी और कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। उपासने जी, ये जो बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें सरकार ने कहा है कि हम स्वयं शराब की दुकानों को हैंडल करेंगे निगम बनाकर, इस फैसले के पीछे क्या वाकई में सिर्फ यही बात है या और भी कुछ मायने हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सारे कैबिनेट को और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला इस छत्तीसगढ़ में लिया है। निश्चित रूप से महात्मा गांधी ने आजादी के बाद से कहा था कि देश में पूर्ण नशाबंदी होनी चाहिए, शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। बावजूद उसके और आजादी के बाद से आज तक जो भी सत्ताधारी दल थे उन्होंने लगातार महात्मा गांधी जी के उस निवेदन को, उस बात को उन्होंने अनदेखा करके लगातार शराब की दुकानें गांव-गांव, गली-गली में खोल दी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब अवसर मिला है तो निश्चित रूप से इन 13 वर्षों में आप देखेंगे कि जिस तेजी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में शराब बंदी के दिशा में कदम बढ़ाए, जो इस प्रदेश में लगभग 1500 से ज्यादा दुकानें थी वो आज 700 दुकानों तक सिमट कर रह गई हैं। जो लाइसेंस फीस कभी 8 लाख रुपए हुआ करती थी वो लाइसेंस फीस बढ़ाकर कि उस पर किसी न किसी प्रकार से वो व्यवसाय प्रभावित हो, उसको 24 लाख रुपए कर दिया। तो ये जो शराब बेचने वाले हैं उन पर भी और शराब पीने वाले हैं उन पर भी एक प्रकार से नकल लगाने के जो प्रयास जो हम कह रहे हैं कि लगातार इस दिशा में प्रयत्नशील हैं, तो उसका एक क्रम बढ़ता हुआ उन्होंने जो हर वर्ष जो है दुकानों की संख्या करीब कम करना, पहले 2100 करोड़ रुपए का राजस्व था, अब बढ़कर 3300 करोड़ रुपए का हो गया है। इन सब के बीच मैं कह रहा हूं कि चूंकि 2018 के चुनाव नजदीक हैं, क्या लिहाजा सियासी मायनों में सियासी फायदा उठाने के मकसद से सरकार इसकी तरफ आगे बढ़ रही है? नहीं, देखिए, कोई उसमें ये नहीं है, जनहित की बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी राजस्व या वोट की राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनता के हितों की, जनता की चिंता करके काम किया है और उसी भाव से चूंकि ये निर्णय है और उस निर्णय के तहत हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं शराबबंदी की, और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है, माननीय सांसद जी ने भी कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सत्ता दोनों इस दिशा में लगातार कदम बढ़ाते जा रहे हैं, निर्णय करते जा रहे हैं। तो इसका स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश को जो शराब मुक्त करने की बात है वो करेगी निश्चित रूप से। तो वो भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रकार से करने की तैयारी, यही कारण है कि शराब के प्रति जन जागृति के लिए यदि किसी ने भारत माता समिति बनाई तो वो महिलाओं में पहले गांव-गांव में जागृति हो, उस दिशा से एक कदम जो है हमारी सरकार ने किया। और कांग्रेस इस बड़े फैसले को किस रूप में लेती है? क्या प्रतिक्रिया है इस फैसले को लेकर? हितेश जी, पूरे मामले को बहुत अच्छे तरह से समझने की जरूरत है। एक शेर बहुत अच्छा मुझे याद आता है कि जहर खुद देते हैं और कहते हैं कि पीना होगा, जब पी चुके जहर तो कहते हैं कि जीना होगा। एक संस्था बनती है भारत माता वाहिनी, बड़ा अच्छा सा नाम है, और हमारे आपके टैक्स के खून पसीने की कमाई के करोड़ों रुपए उस वाहिनी के नाम पर फूंक दिए जाते हैं।
मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक आदमी का नाम बता दें जिसने भारत माता वाहिनी से प्रभावित होकर शराब पीना छोड़ दिया हो। एक दुकान का नाम और पता बता दे जहां भारत माता वाहिनी के चलते वो दुकान बंद हो गई हो। देखिए, भारत के संविधान को यदि आप उठा के पढ़ेंगे उसमें बड़ा स्पष्ट है कि राज्य सरकार एक लोक कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए। यदि सरकार शराब बेचती है तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आप संविधान में और आगे जाएंगे, आर्टिकल 47 उसमें लिखा होगा कि राज्य सरकार का यह धर्म बनता है कि अपने नागरिकों की स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्यूट्रिशन की चिंता करे, लेकिन ये सरकार सब कुछ छोड़कर शराब बेचने पर उतारू है। डॉक्टर रमन सिंह को इस फैसले से पहले इस प्रदेश में चाउर वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। मैं कल से देख रहा हूं सोशल मीडिया में, अब उन्हें दारू वाला बाबा के नाम से जाना जाने लगा है। असली मकसद क्या है? असली मकसद मैं बता दूं। इन सब के बीच आरपी सिंह साहब, अभी जैसे मैंने रिपोर्ट में बताया कि जिन जिन राज्यों में सरकारी नियंत्रण में शराब की बिक्री की जा रही है, वहां पर शराब की बिक्री के आंकड़े कम हुए हैं। चूंकि अगर वो निजी हाथों में रहता है तो वहां पर टारगेट रहता है। ऐसी स्थिति में अवैध शराब की बिक्री और कोचिए सक्रिय होते हैं। लेकिन जो बाकी राज्यों के आंकड़े हैं जहां पर सरकार खुद शराब बेचती है, वहां पर शराब की बिक्री में कमी आई है। क्या आप मानते हैं कि सकारात्मक कदम है? हितेश जी मैं आपको बताऊं, तमिलनाडु और हमारा राज्य यदि आप तुलना करें तो साइज में मेरी समझ तो बहुत ज्यादा अंतर है। 29,000 करोड़ रुपए का राजस्व से आय है जहां सरकार खुद बेचती है। दूसरा राज्य केरल, आप देख लीजिए कितना राज्य है और लगभग 7,000 करोड़ से ऊपर की आय वहां है। तीसरा दिल्ली है। ये पूरे खेल को समझने की जरूरत है। देखिए, जब ठेकेदार प्रतिस्पर्धा में रहता है और दुकानें चलाता है तो उसका कोचिया गांव में शराब बेचता है तो दूसरे ठेकेदार का भी कोचिया गांव में शराब बेचने आता है। और चूंकि दोनों की टकराहट होती है तो मामला एक्साइज विभाग और पुलिस तक जाता है ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। अब जब सरकार खुद बेचेगी तो सरकार अपने कोचियों के माध्यम से प्रदेश के 20,000 गांव में शराब बिकवाएगी, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष नहीं है तो शिकायत भी नहीं होगी। आईबीएस 24 ने जो मुद्दा यहां पर उठाया कि दरअसल इसके पीछे की एक जो सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि सरकार की कहीं ना कहीं कोशिश है कि धीरे धीरे इस तरह से निजी हाथों से नियंत्रण अपने हाथों में लेने के बाद, चूंकि संगठन भी लगातार कोशिश कर रहा है, अलग अलग मंचों पर बात हो चुकी है कि शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी की तरफ प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हितेश जी देखिए, शराबबंदी की तरफ धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ना? कांग्रेस ने जो मान लीजिए कांग्रेस ने गुजरात में शराबबंदी की थी तो कोई धीरे धीरे आगे बढ़े थे क्या? एक दिन में घोषणा कर दी शराबबंदी बंद तो बंद। नीतीश कुमार जी ने कहा था चुनाव जीतने के बाद हम शराब बंद कर दें, एक दिन बंद कर दिया। धीरे धीरे क्या होता है? क्या किसी से मुहूर्त निकलवाना है? सरकार की मंशा क्या है? शराब के धंधे पर कब्जा कीजिए, प्रदेश की जनता को शराब के दलदल में डुबो दीजिए और खुद भ्रष्टाचार की गंगा बहाइए और मौज कीजिए। ठीक है, विमल चोपड़ा जी, चूंकि आप अभी तक चर्चा को सुन रहे थे, यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस का राय पे जानिए। मैं आपसे ना चाहूंगा, चूंकि आप लगातार अलग अलग मंचों के जरिए शराबबंदी की जो है पूरी तरह से मांग करते रहे हैं और अलग अलग जगह पर आपने अपनी बातों को मुखर तरह से उठाया भी है, क्या इस फैसले के तहत यह माना जाए कि निजी कारोबारियों के हाथों से शराब को मुक्त करना सरकार का एक चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है? क्या आप मानते हैं? देखिए हितेश जी, इसमें बात यह है नीति की नहीं है, बात नियत की है। ठीक है। और जहां तक मेरे को लगता है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, कांग्रेस ने भी अपने शासन में जो है 1 साल तक शराब बेची है और भाजपा ने भी यही निर्णय लिया है। ये दोनों पार्टियां जो हैं ये इस प्रकार से शराब को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। मेरा मानना यह है कि शराब चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। आप वोट के लिए अच्छा काम करें ये ठीक नहीं है, आप अच्छा काम करें जिससे वोट मिले ये ठीक है। लेकिन दोनों पार्टियां जो हैं ये वोट को सामने रख करके कार्य कर रही, कार्रवाई कर रही। जैसे 300 रुपए किसानों को बोनस मिलना चाहिए, चुनाव के बाद वो मुद्दा खत्म हो गया, सरकार ने उसको बंद कर दिया। वैसे ही ये शराबबंदी का मुद्दा जो है ये चलने वाला है सिर्फ चुनाव तक, और चुनाव के बाद सरकार फिर जो है ठेकेदारों के हाथों में सौंप देगी। ये शराबबंदी का नाटक जो हो रहा है ये गलत है। जिस प्रकार से मोदी जी बिहार में जाकर के नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने शराबबंदी करके बहुत अच्छा काम किया है और वो आने वाली पीढ़ी को बचा रहे हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ की सरकार मोदी जी की बातों को नहीं मानेगी? मोदी जी की बात को मान करके क्या वो यहां शराबबंदी नहीं कर सकती? इसलिए मेरा कहना यह है कि सरकार ये 13 साल से कह रही है कि हम धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं, ये गलत है। शराबबंदी करना है तो एक झटके में कीजिए, आप आज कीजिए, अभी कीजिए, तब शराबबंदी लागू होगी। विमल जी, लेकिन जैसे कि हमने जो सियासी पंडितों के हवाले से ये बताई खबर कि सियासी पंडित कहीं ना कहीं ये बात मान रहे हैं कि सरकार इसकी तैयारी कर रही है। 2018 के चुनाव में एक
बड़े जो फैसले के रूप में इसे देखा जाएगा और उसके तहत एक बड़े कार्ड के रूप में पार्टी अपने पक्ष में इस मामले को करने के लिए एक बड़ा शराबबंदी का ऐलान कर सकती है। क्या आप मानते हैं कि इस तरह की कोशिश सरकार की तरफ से हो सकती है? नहीं, हो सकती है। ये चुनावी कार्ड बनाया जा रहा है, यही गलत चीज है कि ये चुनावी कार्ड नहीं होना चाहिए, ये समाज के हित में होना चाहिए। आप अच्छा काम कीजिए जिससे आपको वोट मिले, लेकिन वोट के लिए आप काम करेंगे, ये गलत चीज है। और जिस प्रकार से सरकार आज बेच रही है, ठीक है, उसमें सरकार बेचे, ठेकेदार बेचे, उसमें कोई फर्क नहीं है। सरकार बेच रही है तो उम्मीद तो यह है कि कोचियों पे लगाम होगी। थोड़ी इच्छा शक्ति सरकार की चाहिए कि वो जब दुकानों को चलाए तो उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाए और उसको नेट से जोड़े, जिससे कोई भी व्यक्ति उस शराब दुकान की हरकत क्या हो रही है ये देख सके। तब तो है शराब जो है सरकार बेचेगी, तब फायदा। नहीं तो सरकार खुद कोचियों से बेचाने लगेगी, खुद कोचिए जो हैं वहां अधिकारियों और कर्मचारियों से मिल करके शराब निकालने लगेंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होने का है। इसलिए सरकार को कुल मिला के शराबबंदी करनी चाहिए और कांग्रेस को भी यह घोषणा करनी चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के पक्ष में है। उसकी सरकार आएगी तो वो शराबबंदी करेगी। आज तक कांग्रेस ने घोषणा नहीं की। उपासने जी, यहां पर जैसे कि विमल चोपड़ा जी ने कहा कि नीति नहीं नियत को रखना होगा, क्या सरकार की नियत है शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ने की? चूंकि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये सोशल मुद्दा है। यदि चुनावी मुद्दा होता, नियत साफ नहीं होती, तो जो 1500 से अधिक दुकानें आज जो है 700 में सिमट गई, 50% से ज्यादा दुकानें बंद कर दी गई, तो ये नियत ही ठीक है। और जिस दिशा में सरकार की नीति है, उस नीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और उसका क्रियान्वयन तेजी से हो रहा है, तो इसमें कहीं भी नियत पर शक नहीं किया जाना चाहिए। और जो कोचियों की बात है, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उस पर कड़े से कड़े प्रावधान हम बनाएंगे और बनाए भी गए हैं कि 4 बोतल से ज्यादा। सीसीटीवी की बात की गई है, हर दुकान में सरकार ने निर्णय लिया है कि वहां सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और उसके माध्यम से जो शासन के नियम बने हैं 4 बोतल देने के, वो सारा उसमें कैद होगा। और उसके कड़े से कड़े यदि किसी प्रकार से कोचिया होगा तो उसको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। ये सारी बातें जो है यदि सरकार कर रही है तो निश्चित रूप से उसकी नियत पर विश्वास किया जाना चाहिए, उसके परिणाम देखना चाहिए। बिना परिणाम देखे प्रीमेच्योर ऑर्डर, मैं चर्चा को लगातार आगे बढ़ाऊंगा, चूंकि छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में शराबबंदी संभव है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जिसमें सरगुजा और बस्तर संभाग का आदिवासी बहुल इलाका है, जहां पर उनकी परंपराओं और उनकी जिंदगी का एक जीवन शैली का अहम हिस्सा है शराब। क्या ऐसी स्थिति में यहां पर शराबबंदी संभव है? 2018 के मिशन के तहत क्या ये एक चुनावी मुद्दा है या ये एक सोशल मुद्दा है? इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बेहद खास विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दरअसल एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि तमाम सरकारी दुकानों को सरकार खुद बेचेगी। एक कॉर्पोरेशन बनाने के बाद निजी ठेकेदारों के हाथों से सरकार शराब दुकानों को मुक्त कराया गया। क्या इससे, चूंकि सब जगह बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में सब जगह ये कहा जा रहा है कि शराब का फेवर कर रही है, शराब का प्रचार सरकार खुद कर रही है, लेकिन इसके पीछे की एक जो सियासी पंडित मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इसके जरिए शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ रही है और सरकार के और पार्टी के ध्यान में 2018 के विधानसभा चुनाव है, चूंकि उसे एक तुरुप के इक्के के रूप में इस्तेमाल सरकार कर सकती है। बहरहाल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी दिक्कतें हैं और वाकई में अगर शराबबंदी होती है तो प्रदेश के लिहाज से ये फायदेमंद तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कैसे ये लागू होगा, क्या चुनौतियां, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आरपी सिंह साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कांग्रेस पार्टी में प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते या कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड शराबबंदी को लेकर क्या है? क्या ये सोशल इश्यू है, क्या ये पॉलिटिकल इश्यू है? और अगर सरकार शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ती है तो क्या आपको इस मसले पर साथ में नहीं खड़ा होना चाहिए? देखिए, डॉक्टर साहब ने जैसा कहा, सरकार की नीयत क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए। तो सरकार की नीयत यदि शराबबंदी करके एक और चुनाव जीत जाए और फिर चुनाव जीतने के बाद शराब फिर से बेचना शुरू कर दें, यदि ये नीयत है तो बहुत ही गलत है। मैं बताऊं, संयुक्त मध्य प्रदेश के समय में बस्तर में शराब के ठेके नहीं होते थे। आप यदि शराब की बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि हमारी सरकार जब थी तो सन 2000 के बजट में
जो शराब से आय थी लगभग 320 करोड़ रुपए थी, और इस बजट में समझता हूं 3900 करोड़ रुपए पार हो जाएगा। यानी शराब की बिक्री और उससे होने वाली आय में 125 गुना की बढ़ोतरी। वो भी कब? जब ये कहते हैं कि 321 दुकानें हमने बंद की हैं। वो भी कब? जब ये कहते हैं 1500 से हम घटा के 712 दुकानों पर ले आए। अरे 712 दुकानों पर ले आ गए तो 125 गुना शराब में बिक्री वृद्धि। तो सरकार की मंशा यह है कि राजस्व जो 416 दुकानों को बंद करने से सरकार का घटने वाला था, वो हम बेचकर उस आंकड़े को कहीं ज्यादा लेके जाएं। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता इस सरकार को नहीं है, इस सरकार को चिंता सिर्फ और सिर्फ राजस्व की है। उपाध्याय जी कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? चूंकि मैंने भी बीच में कहा था कि शराब की दुकानों की संख्या जरूर कम हो गई, लेकिन खपत लगातार बढ़ती जा रही है। तो शराबबंदी की तरफ अगर बढ़ना है तो उस खपत को कम से कम करना होगा। ये एक बड़ी चुनौती भी सामने होगी। नहीं, खपत कम करने के लिए ही शासन ने सारे निर्णय लिए हैं। जो दुकानें 50% से ज्यादा बंद की हैं, उसके पीछे भाव शासन का यही है। जो 8 लाख रुपए जो आपका FL3 में लाइसेंस फीस हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर जो है 24 लाख रुपए किया। तो ये राजस्व किन से प्राप्त हो रहा है? ये तो जो शराब बेचने वाले हैं उनसे जो है वसूला जा रहा है कि आप जो है शराब के मूल्यों में भी भारी वृद्धि हुई। जिस समय कांग्रेस का शासन था उस समय शराबों के जो दाम थे, आज वो दाम तिगुने हो गए। तो ये कहीं ना कहीं मार जो है कि इस कारण से कि शराब लोग कम पिए, आर्थिक रूप से वो उस स्थिति में ना आए कि उस शराब को खरीद सके। महंगे से महंगा मूल्य रहेगा। मूल्य वृद्धि इतनी ज्यादा की गई, लाइसेंस फीस इतनी ज्यादा की गई कि कहीं ना कहीं उस पर अनेक बार जो है इस कारण से बंद हो गए। पिछली बार आपने देखा होगा कि बार के जितने व्यापारी हैं वो माननीय मंत्री जी के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ चक्कर लगा रहे थे कि भाई आप जो है ये लाइसेंस फीस कम कर दीजिए। समय जो है पहले 12 बजे। राजनीतिक रूप से मैं आपसे सवाल करूं उपाध्याय जी, चूंकि जोगी जी अलग पार्टी बना चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम जब आएंगे तो आंशिक रूप से शराबबंदी प्रदेश में लागू करेंगे। भूपेश बघेल ने भी ये कहा है, कम से कम कहा तो है कि हम शराबबंदी करेंगे, हम उसका समर्थन करते हैं शराबबंदी का। क्या सरकार को डर सता रहा है कि इस मुद्दों को कहीं विपक्षी पार्टियां कैश न कर ले, लिहाजा अब शराबबंदी की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है? नहीं, किसने रोका था इनको? आजादी के बाद से एक छत्र राज्य पूरे देश में रहा, मध्य प्रदेश में रहा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में भी जोगी जी मुख्यमंत्री थे। यदि इनकी मंशा यदि राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से होती तो उस शराबबंदी को उस समय भी कर सकते थे। क्यों नहीं किया उस समय? तो बल्कि दुकानें बढ़ा दी, बेवरेजेस कॉर्पोरेशन का निर्माण किया जोगी जी ने, और थोक का व्यापार जो है शासन के माध्यम से करना प्रारंभ किया। तो ये पहली बार हुआ कि शासन के हाथों में पूरा शराब का थोक व्यापार ये कांग्रेस शासन में, जोगी जी के शासन में हुआ। तो ये इनकी मंशा कहाँ थी? मंशा नहीं थी। मंशा आज भी नहीं है, ये आज राजनीति कर रहे हैं। जी, ये रही राजनीतिक स्तर पर बात। मैं आपसे अगर सामाजिक स्तर पर सवाल करना चाहूं कि जो प्रदेश का परिवेश है, और मैंने जैसे कि जिक्र भी किया था ब्रेक से पहले कि सरगुजा और बस्तर संभाग आदिवासी बहुल इलाके हैं। उन लोगों की जिंदगी में शराब उनकी जीवन शैली का हिस्सा है, उनकी परंपराओं का हिस्सा है। ऐसे में शराबबंदी करना वाकई में एक बड़ी चुनौती होगी, वोट बैंक के लिहाज से भी और सामाजिक तौर पर भी। आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती ये संभाग और इस इलाके के आदिवासी और उनकी परंपराएं हो सकती है इस मसले पर, और कैसे इससे निपटा जाए? देखिए, परंपरा के नाम पे किसी को जहर नहीं पिलाया जा सकता। यदि आदिवासी इलाका भी है तो उनको समझा करके वहां भी शराबबंदी करनी होगी। बिहार में भी आदिवासी रहते हैं, लेकिन वहां पूर्ण शराबबंदी, वहां का कोई आदिवासियों के लिए छूट नहीं है। मैं सबसे पहली बात यही कहना चाहता हूं, जितनी राजनीतिक पार्टियां छत्तीसगढ़ में है, इनकी नीयत नहीं है कि शराब को लेकर के ये कोई साफ बात करें। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जोगी जी की पार्टी हो, ये इसको चुनावी मुद्दा बना करके वोट लेना चाहते हैं। और मैं अपने क्षेत्र में देखता हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग जो हैं वो कोचियागिरी में व्यस्त हैं, क्योंकि इतने प्रॉफिट का धंधा है कोचियागिरी कि आराम से आदमी जो है हजारों और लाखों रुपए जो है एक दिन में कमाता है इसमें। इसलिए लोगों ने इसको लघु व्यवसाय के रूप में अपना लिया है, और सरकार की कहीं बहुत अच्छी मंशा नहीं है, सिर्फ वोट के लिए जो है इस मुद्दे को लोग भुनाना चाह रहे हैं। आज आप देख लीजिए, चाहे पुलिस विभाग हो, एक्साइज विभाग हो, चाहे राजनीतिक दल के नेता हो,
कोई भी शराब के विरोध में जन जागरण से आगे कहीं नहीं करता कि फील्ड में जाकर के, हम क्षेत्र में जाकर के जहां अवैध शराब की बिक्री हो रही है वहां छापा मारे, वहां देखे, लेकिन ये सिर्फ डाल देते हैं कि ये काम प्रशासन का है, हम सिर्फ माइक में चिल्लाएंगे और लोगों से दस्तक कराएंगे। आप लगातार कह रहे हैं कि नीति नहीं बल्कि नीयत साफ रखनी होगी, मंशा साफ रखनी होगी, तब तो शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, लेकिन सियासी पंडित लगातार ये मान रहे हैं, सियासी जानकार लगातार ये कह रहे हैं कि इस फैसले के अगर सिक्के के दूसरे पहलू को देखा जाए तो सरकार की कोशिश कहीं ना कहीं यह है कि 2018 के चुनाव से पहले एक बड़ा कार्ड खेला जाए शराबबंदी के रूप में। कोशिश ये बिल्कुल, शराबबंदी अगर होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। लिहाजा उस दिशा में अगर बढ़कर आगे बढ़ा जाए और कांग्रेस भी इसमें साथ दे, बाकी पार्टियां भी साथ दे, तो ये प्रदेश के लिहाज से एक महत्वपूर्ण फैसला है। लिहाजा इस तरफ कदम उठाए जाने चाहिए। आप तीनों स्टूडियो में आए, चर्चा में शामिल हुए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।